भारत की तरफ से सफलता के साथ अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को टेस्ट कर लिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन को इसरो की तरफ से 2021 की शुरुआत में लॉन्च करने का एम रखा गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी किस वजह से रेगुलर बेसिस पर नाइट पेट्रोल मिशन को कंडक्ट किया जा रहा है और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। इंडियन आर्मी की तरफ से पीपल लिबरेशन आर्मी को अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में काउंटर करने के लिए किस नए स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जा रहा है और चाइना की तरफ से अभी किस वजह से पांगोंग लेक को टूरिज्म के लिए ओपन किया जा रहा है और क्या भारत को भी पांगोंग लेक को टूरिज्म के लिए ओपन करना चाहिए। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी को लेके है। आप सबको ये बात पता है कि लद्दाख में इंडियन आर्मी और चाइना की पीएलए यानी कि परमानेंट लूजर आर्मी के बीच अभी तक तनाव कम नहीं हुआ है और लगातार कई लेवल में बातचीत होने के बाद भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। अब भारत की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी एंगेजमेंट रूल में भी कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। शनिवार को ही इंडियन आर्मी की तरफ से जब नोटिस किया गया कि पांगोंग की साउथ बैंक में चाइनीज आर्मी अपने आर्मर्ड व्हीकल के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे थे, इसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से अपने नए एंगेजमेंट रूल के अंदर उनको टैक्टिकल सिग्नल भेजे गए थे, जिसका मतलब ये था कि आप अभी इंडियन साइड में आने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप वापस नहीं जाते हैं तो भारत की तरफ से आपको कड़ी रेजिस्टेंस मिलने वाला है। इसके बाद चाइना की तरफ से सिग्नल को रिस्पॉन्ड किया गया था और उनको ये बात समझ में आ गया था कि अगर वो आगे आते हैं तो उनको काफी रेजिस्टेंस मिलने वाली है, जिस वजह से वो लोग वापस चले गए थे। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारे जितने भी जवान मौजूद हैं उन सभी को फुल फ्रीडम दिया जा चुका है, यानी कि वहां पर जो कमांडर है उनके पास जो भी हथियार मौजूद हैं, अगर उनको लगता है कि इसका इस्तेमाल करना जरूरी है वो इसको बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना दोनों की तरफ से किसी भी तरह के वेपन्स को कैरी नहीं किया जाता था और इसको लेके 1996 में एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसके अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर कोई पेट्रोल पार्टी भी जाता है तो वो अपने साथ किसी भी तरह के फायरआर्म को लेके नहीं जाएगी। लेकिन अभी हमारी आर्मी को फुल फ्रीडम दिया जा चुका है और इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपनी स्पेशल फोर्सेस यूनिट को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया, लेकिन इनकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन के बारे में वक्त से पहले कुछ भी पब्लिक को बताया नहीं जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लेके है। डीआरडीओ की तरफ से अभी रिलीज किए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक आज सफलता के साथ भारत की तरफ से अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट किया जा चुका है। इससे पहले भी इसको टेस्ट किया गया था, लेकिन तब इसका सिर्फ आधा टेस्ट किया गया था, लेकिन इस बार इसे कम्प्लीटली टेस्ट किया गया है, जो कि एकदम सफल रहा है। आज इसे उड़ीसा तट से फायर किया गया था और रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बाद भारत चौथा देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी अभी मौजूद है। इसे आगे चल के हमारे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि चाइना के किसी भी तरह के डिफेंसिव सिस्टम को भेज सकती है। डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने बताया कि ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता है और साथ ही हमने अभी एक बहुत ही बड़े माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। तो मिसाइल को या फिर किसी भी चीज को हाइपरसोनिक तब कहा जाएगा जब ये आवाज की गति से कम 5 गुना ज्यादा रफ्तार में ट्रैवल कर सके, यानी कि मार्क 5 के ऊपर की स्पीड को सस्टेन कर पाए। इसके कुछ बेसिक कंडीशन भी है, जैसे कि ये मार्क 5 की स्पीड को सी लेवल में अचीव करना चाहिए, साथ ही उस वक्त टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। सी लेवल से हम जितना ऊपर जाएंगे तो लगभग 36,000 से 40,000 फीट के बीच हमको सबसे ज्यादा मार्क स्पीड देखने को मिल सकता है। लेकिन डीआरडीओ की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की बात करें, अपनी पहली ट्रायल के दौरान मार्क 6 से ज्यादा रफ्तार में ट्रैवल कर रहा था और आज जब इसको उड़ीसा तट से व्हीलर आइलैंड से फायर किया गया था तो ये लगभग 20 सेकंड के आसपास 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ट्रैवल कर रहा था, जो कि डीआरडीओ के मुताबिक एक रिकॉर्ड है। अगला अपडेट भी भारत और चाइना को लेके है और यहाँ पर हम भारत और चाइना को लेके 3 से 4 अपडेट के बारे में एक ही साथ बात करने वाले हैं। हालांकि ये सभी अलग अलग मीडिया की तरफ से पब्लिश किए गए थे, लेकिन अगर इन सभी को इंटरलिंक करके देखेंगे तो मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर एक बहुत ही ब्रॉड पिक्चर मिलने वाली है। सबसे पहले तो रशिया में हमारे और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच हुई बातचीत के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि डिप्लोमेटिक तौर पर अभी कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन निकल के सामने आ सकता है, क्योंकि चाइना अभी अपने जगह पर अड़ा हुआ है और भारत अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता है।
इसी बीच अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यांग यी रशिया में पहुंचने के बाद ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि वो अभी भारत के साथ चल रहे तनाव को कम करने के लिए कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालने वाले हैं और इसके लिए वो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ 10 सितंबर को बातचीत करने वाले हैं। और बताया गया कि इसी दौरान भारत और चाइना के बीच चल रहे तनाव की एक कंप्लीट सोल्यूशन को निकाला जाएगा। और ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक लेवल में एक आखिरी उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले जितने भी मिलिट्री लेवल में बातचीत हुआ था उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर के बीच जो बातचीत हुआ था उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर चाइना की फॉरेन मिनिस्टर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरे तरफ चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन जाओ लिजियान ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो कि इस तनाव को और बढ़ाने का काम करने वाला है। आप सभी को याद होगा 1 या 2 दिन पहले ही अपडेट आया था कि अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर से चाइनीज आर्मी की तरफ से हमारे 5 लोगों को किडनैप कर लिया गया था। अभी जब इंडियन आर्मी की तरफ से उनको वापस करने के लिए चाइना को ऑफिशियल लेवल में कहा गया तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन जाओ लिजियान ने कहा है कि वो किसी भी अरुणाचल प्रदेश को नहीं जानते हैं और भारत जिसे अरुणाचल प्रदेश कहता है वो चाइना का है और इसे वो सदन तिब्बत का हिस्सा मानते हैं और साथ ही ना ही उनके पास उन लोगों के बारे में कोई जानकारी है जिसके बारे में इंडियन आर्मी की तरफ से अभी उनको लेटर भेजा गया था। अब यहाँ पर चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को कुछ मानने से या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी में मार्क उनका कटने वाला है। लेकिन हमारे जिन 5 सिविलियंस को पीपल लिबरेशन आर्मी ने किडनैप कर लिया है और अभी वो इसको मानने से इनकार कर रहे हैं, इनका क्या होगा ये अभी चिंता की बात है। वहीं पर इंडियन ओशन रीजन में चाइना की डिस्ट्रॉयर्स की प्रेजेंस और भी चिंता को बढ़ा रही है, क्योंकि टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के तट में अभी चाइना की तरफ से एक लुआंग 3 क्लास की डिस्ट्रॉयर, जियानकाई 2 क्लास की फ्रिगेट और फुची क्लास की टैंकर को स्पॉट किया गया है। चाइना के मुताबिक इनको एंटी पायरेसी मिशन में डिप्लॉय किया गया है, लेकिन एंटी पायरेसी मिशन के दौरान ये काफी सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। लिवांग 3 क्लास की डिस्ट्रॉयर की बात करें तो इसे चाइना की तरफ से अपनी नेवी में 2018 में कमीशन किया गया था और तब से इसको 2 बार इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया जा चुका है। इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 7,500 टन के आसपास की और ये किसी भी एंटी पायरेसी मिशन के लिए जरूरत से काफी ज्यादा बेहतर है। बाकी आप समझदार हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अब सबको ये बात पता है कि लद्दाख में पिछले कई दिनों से भारत की तरफ से रात में भी कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन को किया जा रहा है और इसको अभी और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अभी हर तरीके से किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहती है, साथ ही एक शॉर्ट नोटिस में अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को डिप्लॉय करने के लिए तैयारी कर रही है। वैसे अभी लद्दाख में अपग्रेडेड MiG-29 को डिप्लॉय किया गया है और इसके साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब सुकोइज को भी रेगुलर कैप मिशन में भेजा जा रहा है, लेकिन सुकोइज को अभी लेह से ऑपरेट नहीं किया जा रहा है और इसका कारण भी मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था। अभी रात में इंडियन एयरफोर्स की फाइटर्स को रेगुलर बेसिस पर डिप्लॉय करने का मेन उद्देश्य ये है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जो टेरेन है वो एकदम से फ्लैट नहीं है और 18,000 फीट की ऊंचाई में भी आपको अचानक से सामने कोई भी पहाड़ दिखाई पड़ सकती है। इसी वजह से हमारे पायलट्स को इन टेरेन के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, जैसे हम अंधेरे में भी अपने आसपास की रोड्स में कहाँ पर गड्ढे होते हैं या फिर हम सोते हैं ये जानते हैं और बिना टॉर्च के भी हम यहाँ से अंधेरे में गुजर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई चोर आ जाता है और हमें देख के भागने लगता है और हम इसका पीछा करते हैं तो उसका पीछा करते वक्त चोर का गड्ढे में गिरने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, जबकि हमारी नाक के बराबर होती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, बस आप चोर की जगह पर चाइनीज एयरफोर्स को रख लीजिए और हमारी जगह पर इंडियन एयरफोर्स को रख लीजिए। इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल भाषा में इसको टेरेन अवेयरनेस कहा जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जो पहाड़ी है, इनके वैली में फाइटर जेट को उड़ाने में एक और बहुत बड़ी दिक्कत है और वो ये है कि हिमालय के ऊपर जितने भी पहाड़ मौजूद है वो आमतौर पर सीधे खड़े हैं, यानी कि ज्यादा स्लोप नहीं है। इस वजह से यहाँ पर विंड्स पहाड़ से टकराने के बाद परपेंडिकुलर वे में फ्लो करती है और इसको किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए हाई रिस्क जोन में डाला गया है। इसीलिए हमारे पायलट्स को अभी पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मौजूद सभी टेरेन्स के साथ फेमिलियर कराया जा रहा है और ये किसी भी तरह के रियल एंगेजमेंट में हमारे पायलट्स को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करने वाली है। अगला अपडेट चंद्रयान 3 मिशन को लेके है। पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन होने वाला है इसको 2021 की शुरुआत में ही लॉन्च किया जा सकता है। इस पर बात करते हुए अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि इसमें सिर्फ एक लैंडर और रोवर को ही भेजने का फैसला किया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर के साथ साथ एक ऑर्बिटर को भी स्पेस में भेजा गया था, जो कि अभी भी चांद की चक्कर लगा रहा है और इसरो की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक इसमें अभी इतना फ्यूल मौजूद है कि आने वाले 7 सालों तक चांद की चक्कर लगा सकता है। अभी चंद्रयान 3 मिशन में बस लैंडर और रोवर को ही भेजने का फैसला किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से पिछली चंद्रयान मिशन को रिज्यूम करने वाली है।
पिछली बार भेजे गए लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर में से ऑर्बिटर अभी पूरी तरीके से काम कर रही है और आराम से 7 साल तक काम करने वाली है, लेकिन लैंडर और रोवर के साथ हमारा संपर्क पिछली बार टूट गया था। तो अभी चंद्रयान 3 में जो लैंडर और रोवर भेजे जाएंगे, इसको अभी इसरो की तरफ से चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ जोड़ने का फैसला किया गया है। इसरो का कहना है कि वो इसको इसी साल के अंदर ही लॉन्च करने वाले थे, लेकिन चाइनीज रायते की फैलने की वजह से इसमें काफी सारा डिले हो गया है। अगला अपडेट भी चाइना की तरफ से है। चाइना लद्दाख में पिछले कुछ महीनों में लगभग अपनी सभी स्ट्रेटेजी को अपना चुकी है और हाल ही में ही इंडियन आर्मी की तरफ से मिली हार के बाद चाइना को एहसास हो गया कि भले ही वो कितना भी ताकत दिखाने की कोशिश करे, भारत इससे डरने वाला नहीं है। अब सब जानते हैं कि चाइना की तरफ से पहले बड़े मात्रा में ट्रूप्स को लाया गया था, फिर टैंक्स और आर्टिलरी गन लाए गए थे, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख में उनको कड़ी टक्कर दिया गया था। पांगोंग पर अपना कब्जा करने का चाइना का जो सपना है वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है और उसकी सो कॉल्ड ग्रीन लाइन को चाइना अभी तक हासिल नहीं कर पा रहा है। इसी बीच चाइना ने एक और स्ट्रेटेजी अपनाने का फैसला किया है। चाइना की तरफ से अभी ऑफिशियली पांगोंग लेक को इंटरनेशनल टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए ओपन करने का फैसला किया गया है, यानी कि अब चाइनीज साइड में लोग पांगोंग लेक को घूमने के लिए आ सकेंगे और अगर इंटरनेशनल लेवल में लोग चाइनीज वीजा लेके यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो इस पर चाइना की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो सकती है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना अभी किस तरीके से प्लानिंग कर रहा है। चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर के बीच हुई बातचीत के ठीक बाद ही लिया गया है। अगर भारत की बात करें तो मेरे हिसाब से हमें भी अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए और हमारे तरफ से भी सभी भारतीयों के लिए, साथ ही फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी पांगोंग लेक को ओपन करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो बुलेट के साथ साथ पांगोंग जाने में हमें बहुत खुशी होने वाली है। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप सबका इसके बारे में क्या विचार है आप लोग रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।